हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जो द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है। नाउ द अंबेडकर टच इन रीथिंकिंग सोशल जस्टिस पॉलिसीज। द लीडर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी शुड बी एजुकेटेड टू अडॉप्ट welfarist measure for the worst of social group, in turn making them integral to economic development। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, बट अगेन बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में हम सोशल जस्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोशल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल आपके वेलफेयरिज्म के बारे में बात है, जो इंडिया जो कि एक वेलफेयर स्टेट है। और इस वेलफेयर स्टेट के बारे में हम कहाँ बात करते हैं? इस वेलफेयर स्टेट के बारे में हम बात करते हैं अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम अपने प्रेम्बल में भी इसके बारे में बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और हम फंडामेंटल राइट के थ्रू भी राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू डिग्निटी को हम गारंटी देते हैं ना। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि डूइंग समथिंग और टेकिंग सम डिसीजंस टू मेक श्योर कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं हमारी सोसाइटी में, उनको हम एड्रेस कर सकें। किसके अगेंस्ट में? अगर आप फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी को देखेंगे तो हमारी सोसाइटी जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बनी हुई है। यहाँ पे वैश्य, शूद्र दे बीन डिस्क्रिमिनेटेड और हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है वो देखी गई है, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस। तो इसी चीज से रिलेटेड आर्टिकल है कि जब हम वेलफेयर की बात करते हैं और जब भी हम डाउन ट्रोडन लोगों की बात करते हैं तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जब तक ये हमारी इकोनॉमी में इंटीग्रेट नहीं होंगे, जब तक हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक कंडीशन में, एक्टिविटीज में इंटीग्रेट नहीं होंगे, तब तक इनका उत्थान नहीं हो सकता, तब तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो शुरू करते हैं। चैलेंजेस इन सोशल जस्टिस फॉर दलित इन आदिवासीज। Modern democracy is expected to uphold the value of social harmony and ensuring dignity for historically deprived and group। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे फोर फोल्ड डिवीजन ले लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम वैश्य शूद्र के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। Now, despite democratic principles, the rise of neoliberal economic development जो है, इन्होंने दलितों को सपोर्ट किया है, आदिवासियों का सपोर्ट किया है। हमारे पास बहुत से लेजिस्लेशन है जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, जैसे लॉज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट। बट क्वेश्चन ये है, क्या इस लेजिस्लेशन के चलते वाकई में जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जिन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिस देखा है, क्या वाकई में इससे उनका डेवलपमेंट हो रहा है? ये क्वेश्चन है। नाउ टोकेनिज्म, टोकेनिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। सोशल एलीट का डोमिनेंट पोजीशन क्या है? सोशल एलिट्स डोमिनेट पोजीशन ऑफ पावर, जबकि सोशली मार्जिनलाइज्ड जो हैं उनके पास लिमिटेड टोकनिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी उनके पास सिर्फ लॉज होते हैं। उन लॉज का इंप्लीमेंटेशन जो है वो एक क्वेश्चनेबल रियलिटी है। सोशल जस्टिस की अगर बात बोलें तो सोशल जस्टिस पॉलिसीज हैव नॉट इंश्योर्ड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपने एक लॉ बनाया, आपने एक कानून बनाया, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट SCs एंड STs, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट SCs एंड STs। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस पूरे के पूरे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या आपने कोऑर्डिनेट किया? क्या आपने लोगों के वाकई में करंट रियलिटी को जानने की कोशिश की? और डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल पेन ऑफ दिस सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या इलीट लोगों की तरह आपने नीति आयोग के ऑफिस में बैठ के या प्लानिंग कमीशन के ऑफिस में बैठ के आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी पीपल? नेक्स्ट इज अंबेडकर प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या था? अगर अंबेडकर साहब के वर्ड्स में देखें तो ही सेड दैट प्रिंसिपल्स एम्फसाइज द नीड फॉर एथिकल करेक्टिव मेजर्स इन इंस्टीट्यूशन टू मेक देम मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले हमें अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में एथिकल कोर्स करेक्शन की जरूरत है और पार्टिसिपेशन की जरूरत इंश्योर करने की है इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। न्यू लिबरल मार्केट को अगर देखा जाए तो वो कंप्लीटली एथिकल वैल्यूज से नेग्लेक्टेड हैं
और दलित और आदिवासी कंसर्न जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। ये एलिटिस्ट व्यू है। आपने प्लान बना दिया बट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आपने स्कीम बना दिया बट आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, उन लोगों का ओपिनियन लेने की कोशिश नहीं की। नाउ मार्केट इकोनॉमी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। मार्केट इकोनॉमी जो है आपके नियो लिबरल प्रिंसिपल्स पे रन करती है, लेकिन इसको सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट इकोनॉमी को सोशल जस्टिस प्रिंसिपल के साथ इंटीग्रेट करनी है। इस तरीके से इंटीग्रेट करना है ताकि क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो लोगों के, दलितों के हितों को कहीं से नुकसान ना पहुंचाए या डाउन ट्रोडन गरीब लोगों के हक को ना मारे। नाउ सोशल जस्टिस पॉलिसीज की अगर बात बोले, शुड एक्सटेंड टू प्राइवेट इकोनॉमी एज वेल, डेमोक्रेटाइजिंग द वर्किंग क्लासेस एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो ये रहा आज का आर्टिकल। अब दलित को और आदिवासी को हम मार्केट इकोनॉमी में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक हमने दलितों और आदिवासियों के लिए हमने स्कीम बनाई है, लेकिन हम उनके इंटीग्रेशन के बारे में कम ही बात करते हैं। आदिवासी कंसर्न अबाउट हैबिटेट, इकोलॉजी और कल्चरल ऑटोनॉमी शुड बी एड्रेस्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट इकोनॉमी। जब तक इकोनॉमिकली इन लोगों को आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो स्कीम बनाने से इनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं आएगा। They will keep on migrating from one place to another place and they will keep on being exploitation. ओडिशा में कम से कम 15 से 20 लाख लेबर क्लास का माइग्रेशन हुआ है कोरापुट, कालाहांडी और अलग अलग जगह से। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दलितों के लिए, आदिवासी के लिए स्कीम तो है लेकिन वो मार्केट इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड नहीं है। अब ओडिशा के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि इतने मास माइग्रेशन को जो लेबर क्लास का हो रहा है उसको रोका कैसे जाए। उन्होंने मनरेगा के लेबर को 100 डेज की बजाय 200 डेज कर दिया है ताकि लोग माइग्रेट ना करें। ओडिशा से 15 से 20 लाख का माइग्रेशन हुआ है एक एक डिस्ट्रिक्ट से, एक एक तालुका से, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने स्कीम्स तो बना दिया है लेकिन रियल लाइफ में दलितों को, आदिवासियों को मार्केट इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट नहीं किया है, जिसके चलते इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। नाउ पॉलिसीज शुड एम एट मेकिंग दलित्स एंड आदिवासीज इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इन इकोनॉमिक स्फीयर्स। और यहां पे कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है, कहीं ना कहीं गैप है। हमारा इंटेंशन नोबल हो सकता है बट इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। नाउ बियॉन्ड वेलफेयर पैकेज, हम बार बार सब्सिडीज की बात करते हैं, 5 साल तक हमने फ्री राशन कर दिया। इन सब से आगे बढ़ने की जरूरत है और हमें वेलफेयरिज्म से आगे निकल के सोचना होगा एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जो दलित और आदिवासी को पैसिव रिसिपिएंट ऑफ स्टेट वेलफेयर के पैकेज से आगे ले जाके सोचे। अभी हमें क्या लगता है, दलित आदिवासी को 5 kg राशन दे दो, 5 लाख का इंश्योरेंस दे दो, मेडिसिन दे दो और उसके अलावा कोई स्कीम बना दीजिए। नहीं, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पैसिव रिसिपिएंट। They must be an active participant in socio-economic development of the country. Now, these groups should be promoted as an essential component of urbanization, industrial production and technological innovation. जबकि integral होने की दूर की बात है, they are much more marginalized. Whenever we make a plan, सबसे पहले आदिवासी और ट्राइबल्स के बारे में हमारे ख्याल आता है कि इनको कैसे हैंडल करना है। Now, capitalism with social justice. क्या कैपिटलिज्म और सोशल जस्टिस एक साथ चल सकते हैं? क्या ये दोनों के दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव प्रिंसिपल्स हैं? इसको समझने की जरूरत है। सो नाउ कैपिटलिज्म को सोशल जस्टिस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए? डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना है कि आपको प्लूरलिस्टिक और कोऑपरेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आना है। क्या करना है? प्लूरलिस्टिक और कोऑपरेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर जिसमें सब्सटेंसिव पार्टिसिपेशन होगा दलित का, आदिवासी का इन मार्केट इकोनॉमी और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस में। और इस तरीके से दलित जो हैं वो पैसिव रेसिपिएंट होने के बजाय एक इंटीग्रल पार्ट होंगे हमारी मार्केट इकोनॉमी के, और तब जाके दलितों का हिस्टोरिकल इनजस्टिस खत्म होगा एंड दैट विल बी अ रियल सोशल जस्टिस मूवमेंट इन इंडिया। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आपसे मिलेंगे फिर नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत।